गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 12 सितंबर और 12 सितंबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन और विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन आज का सेशन हम कंप्लीट करेंगे। आपको बता देना चाहती हूँ आज पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन बड़ा होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो डेली करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट में नहीं हो पाते हैं, तो इसे बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिएगा और देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। पीडीएफ के लिए आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टा की स्टोरी देखना बिल्कुल ना भूलें, यहाँ भी आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन और प्लस कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ आपको प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पहले से आप सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हाल ही में किसे कालोजी नारायण राव साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं लेखक और कवि रामचंद्र मौली। ठीक है, रामचंद्र मौली को सम्मानित किया गया है। और किन्होंने सम्मानित किया है इन्हें? तो इन्हें सम्मानित किया गया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के द्वारा। चंद्रशेखर राव ने इन्हें सम्मानित किया है। तो ये आप याद रखेंगे किसे सम्मानित किया गया है कालोजी नारायण राव सम्मान से, तो रामचंद्र मौली को सम्मानित किया गया है। कृतिका पांडे इन्हें कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। डेविड एटनबर्ग इन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और कला नारायण सामी ये नर्स हैं भारतीय, इन्हें सिंगापुर के राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था कोविड-19 के समय इनकी सेवाओं के लिए। तो सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। निम्न में से किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। इस प्रोग्राम में आईसीआईसीआई बैंक जो इस नए स्टार्टअप हैं उन्हें बैंकिंग, नियामक सहायता, अकाउंटिंग, ग्राहकों के लिए आउटरीच जैसी सहायताएं इस प्रोग्राम के तहत प्रदान करेगी। तो याद रखिएगा किसने प्रारंभ किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। तो बात कर लेते हैं हम आईसीआईसीआई बैंक की। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। एमडी सीईओ है संदीप बख्शी और इसकी टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। ओके, तो ये भी आप याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। वॉइस बैंकिंग सेवा हाल ही में प्रारंभ की गई है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। वीडियो केवाईसी मतलब 2 से 3 मिनट की आपको वीडियो कॉल की जाएगी और उसी में आपकी जानकारी ली जाएगी। केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। ओके, तो ये सुविधा भी प्रारंभ की आईसीआईसीआई बैंक ने। इंस्टा क्लिक फ्लेक्सी ओवरड्राफ्ट सुविधा भी प्रदान की गई थी। ठीक है, ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। किसानों की क्रेडिट योग्यता निर्धारित करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना है? आईसीआईसीआई बैंक बना है। ये सारे पॉइंट आप यहां से याद रखेंगे। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2016-17 से 2018-19 के बीच में भारत के रक्षा निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो जो भारत का रक्षा निर्यात है उसमें इस टाइम पीरियड के बीच में हुई है 700% की वृद्धि। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 700% की वृद्धि हुई है। और जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, कौन है? जनरल बिपिन रावत, उन्होंने ये आंकड़ा जारी किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत का जो निर्यात है, रक्षा निर्यात, वो कितना बढ़ गया है? 700% उसमें वृद्धि हुई है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। विश्व चैंपियनशिप 2019 में, सॉरी ये विश्व 2 बार हो गया, यहां पर होगा आपका वुशु। ठीक है, वुशु जो गेम होता है वो। चैंपियनशिप 2019 में ईरान की मरियम के डॉप टेस्ट में फेल होने से किस भारतीय महिला को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा पूनम खत्री को। पूनम खत्री को क्या दिया है? ये मिला है इन्हें वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 का स्वर्ण पदक, क्योंकि इन्हें 2019 में सिल्वर पदक दिया गया था। ये भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी हैं। कौन?
पूनम खत्री। तो जो ईरान की मरियम थी उनके डोप टेस्ट में फेल होने के कारण भारतीय महिला को क्या मिला है, स्वर्ण पदक मिला है। ओके, यहाँ पर आपको लास्ट क्वेश्चन में एक चीज बताना भूल गई, जो हमारा डिफेंस स्टाफ का जो बजट है वो 2016-17 में कितना था, तो ये था 1521 करोड़ रुपए। 1521 करोड़ का निर्यात किया गया था। और जो 2018-19 में 700% की वृद्धि हुई है, तो 700% की वृद्धि के साथ ये कितना हो गया है, 10,745 करोड़ रुपए। 10,745 करोड़ रुपए। तो इस बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, 700% की। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी के नाम पर कर दिया गया है, तो राइट आंसर होगा हुबली रेलवे स्टेशन का। कहां पर है ये, कर्नाटक में है। कहाँ है हुबली स्टेशन, कर्नाटक में। और इससे आपको एक और पॉइंट याद होगा जो मैं हर दिन आपको बताती हूँ कि ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। कितनी है इसकी लंबाई, 1400 मीटर इसकी लंबाई होगी। और अगर वर्तमान की बात करें तो कौन सा है, गोरखपुर है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1366 मीटर। तो ये बनने ही वाला है, आपको यही याद रखना है। हुबली सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा था मांडुआडीहर यूपी का रेलवे स्टेशन, इसका नाम क्या कर दिया गया है, बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ओके, गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। और हुगली कहाँ पर है ये, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। ओके, तो ये हुबली और हुगली में कंफ्यूज ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में जारी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर रहा है हांगकांग। कौन सा राज्य देश रहा है टॉप पर, हांगकांग टॉप पर रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है सिंगापुर। कौन से स्थान पर, सेकंड पोजीशन लिए सिंगापुर ने। और भारत का इस रैंकिंग में स्थान है 105। कौन सा स्थान लगी रैंक भारत की, क्या है, 105 लगी है। कितनी कंट्रीज के बीच में, तो 162 कंट्रीज में से भारत की रैंक है 105। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंक है, क्योंकि 2018 की जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत का स्थान था 2018 में 79। ओके, और हम 79, इससे हम 26 स्थान नीचे गिरकर कहाँ पहुंच गए हैं, 105 पर। तो ये स्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट है। और ये कोविड-19 के टाइम पीरियड का आंकड़ा नहीं है। ओके, उससे पहले की स्थिति है। तो ये भी बहुत बेकार स्थिति में है भारतीय अर्थव्यवस्था। ये इंडेक्स किसने जारी किया है, इंडेक्स जारी किया गया है कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट और दिल्ली स्थित थिंक टैंक के सेंटर ऑफ सिविल सोसाइटी ने मिलकर इसे जारी किया है। ओके, कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट और दिल्ली के सेंटर ऑफ सिविल सोसाइटी के द्वारा इस आंकड़े को जारी किया गया। तो ये रैंक याद रखिएगा, भारत की क्या है 105, हांगकांग टॉप पर, सिंगापुर दूसरे स्थान पर। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम द फर्स्ट अटैक। सॉरी, यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो लिखा है ये हटा दीजिए, अटैक, ठीक है, फ्रॉम द अटैक। पहला, ये पहली बार मनाया जा रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहला हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो ये डे मनाया गया है 9 सितंबर को। कब बनाया गया, 9 सितंबर को। आपको पता है अफगानिस्तान, सीरिया, सोमालिया, बेरूत, हर जगह क्या हो रहा है, जो हमले होते हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हमले, गृह युद्ध, आतंकवादी हमला, ठीक है, आतंकवादी घटनाएं, हिंसक घटनाएं। तो इनमें क्या करना है, जो शिक्षक है और शिक्षण व्यवस्था है और छात्र हैं, इनको क्या करना, प्रोटेक्ट करने के लिए ये दिवस पहली बार कब मनाया गया, 9 सितंबर 2020 को। याद रखिएगा कब, 9 सितंबर 2020 को ये दिवस मनाया गया है। इसलिए ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो गया है। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम देखेंगे अगस्त मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डे। 2 सितंबर को नारियल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और वर्ल्ड चैरिटी डे, किसके, मदर टेरेसा के बर्थडे को। 7 सितंबर को पहली बार क्या मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, ठीक है, ये याद रखिएगा, पहली बार है। तो 8 सितंबर को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस और इसकी थीम क्या थी,
लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन दी कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। 9 सितंबर को पहला हमले से शिक्षा की रक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और उसकी थीम क्या रखी गई? प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव अ जनरेशन। 10 सितंबर को मनाया गया आत्महत्या निषेध दिवस और इसकी थीम थी वर्किंग टुगेदर प्रिवेंट सुसाइड। वर्किंग टुगेदर प्रिवेंट सुसाइड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डे हैं और जो पहली बार मनाए गए हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा। हाल ही में निम्न में से किस उत्तर पूर्वीय राज्य में देश की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना प्रारंभ की गई है? तो राइट आंसर होगा मेघालय में। ठीक है, उत्तर पूर्वीय राज्य बोला जा रहा है, सभी उत्तर पूर्वीय राज्य, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा मेघालय। एनसीडीसी के सहयोग से मेघालय में देश की सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना को प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से जो सुअर पालक किसान हैं उनकी आय और सुअर उत्पादन को क्या किया जाएगा? दुगना किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ओके, और मेघालय सरकार के द्वारा इसमें जो बजट है वो बजट कितना रखा गया है? 220.50 करोड़ रुपए का बैलेंस जब बजट रखा गया है। ठीक है, किसके लिए? सबसे बड़ी सुअर पालन परियोजना के लिए। तो ये अमाउंट भी आप याद रखिए। कई बार ऐसा होता है कि योजना का जो बजट या अमाउंट है वो आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेघालय की बात कर लेते हैं हम पहले। मेघालय की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है आपकी शिलोंग। ठीक है, ये रही मेघालय की लोकेशन। मेघालय बांग्लादेश से सीमा बना रहा है, असम से सीमा बनाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे यहाँ पर। तो इसकी क्या है? कैपिटल शिलोंग है और मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा है। गवर्नर है सत्यपाल मलिक और देश के 100 स्मार्ट सिटियों में जो 100वां स्मार्ट सिटी बना था वो शिलोंग ही बना था। मेघालय लोकायुक्त के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं पुरने कुमार मुसहरी। पुरने कुमार मुसहरी। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। ये नाम में मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है, इसमें क्लियर कर दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा मेघालय की इंफॉर्मेशन। हाल ही में 8 सितंबर 2020 को पहली बार वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी निम्न में से किसने की? तो राइट आंसर होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने इसकी मेजबानी की और ये पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था। वर्ल्ड सोलर अलायंस का क्या? आपका सबमिट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। और इसे संबोधित किसने किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे संबोधित किया गया है। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। मुख्यालय कहाँ पर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो ये मिलेगा आपको गुरुग्राम, हरियाणा में। संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से? इसके संस्थापक सदस्य देशों की अगर बात करेंगे तो फ्रांस और इंडिया आएगा। ओके, और सदस्य देश कौन कौन से? तो यूएनओ के जितने भी मेंबर हैं 193, तो वो भी इसके मेंबर हैं। ठीक है, और वर्तमान में मतलब जो मेंबर यूएनओ के हैं उसमें से मोस्टली इसके भी मेंबर हैं। वो इसमें जो वो होगा समझौता, कोई भी बैठक होगी तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर इसके प्योर मेंबर की बात की जाए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो वर्तमान में कितने 121 देशों ने इसकी मेंबरशिप ऑफिशियली ली हुई है। तो ये आपको याद रखना है। पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास स्थित देशों का ये समूह है। क्योंकि देखिए सोलर अलायंस की बात हो रही है तो जिन देशों को क्या होगी, सूर्य की ज्यादा रोशनी प्राप्त होगी, कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास वाले देशों के लिए उन्हें क्या बनाया जाएगा, इसका वो क्या बनेंगे, इसके मेंबर बनेंगे। तो इसका स्टैब्लिश कब हुआ था? ये 30 नवंबर 2015 को। किसने किया था? तो फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसो ओलांद और भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत की अध्यक्षता में किसी ऑर्गेनाइजेशन का बनना जहां पर भारत की ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जहां पर भारत में उसका कार्यालय, तो ये ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, हाल ही में जारी की गई डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड की रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टअप होते हैं, ठीक है, उन्हें एक अच्छा इकोसिस्टम मतलब योजनाओं को बनाने के लिए एक अच्छी स्थिति, मतलब जो पर्यावरण क्लियरेंस है वो जल्दी मिले, बिजली का कनेक्शन जल्दी मिले, नगर निगम की जो परमिशंस होती हैं वो जल्दी मिले, जितना भी ऑफिशियल काम है उसको अच्छा बनाना है, जो बिजनेस होते हैं उनके लिए फ्रेंडली बनाना
बनाने के लिए। तो ये इस स्थिति में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है ये सारी फैसिलिटी देने में? तो ये टॉप पर रहा है गुजरात। कौन सा राज्य रहा टॉप पर? गुजरात रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। ओके, तो यहाँ पर जो देख लेते हैं हम, पहले ये थोड़ा सा कट चुका है। तो पहले स्थान पर ओवरऑल रैंकिंग में गुजरात टॉप पर रहा है। फिर टॉप परफॉर्मेंस में कर्नाटक, केरल, ओडिशा, राजस्थान रहे हैं। लीडर्स में आपका आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना रहे। मतलब ये अलग अलग रैंकिंग दी गई थी हर स्टेट को। आपको याद रखना है ओवरऑल टॉप किसने किया है? तो ये टॉप किया है गुजरात ने। क्लियर है? बढ़ते हैं गुजरात की तरफ। तो ये रही लोकेशन मैप में गुजरात की। ओके, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। और 36 यहाँ के सीजे कौन है? चीफ जस्टिस, तो ये विक्रमनाथ है। और अभी जो हाल ही में जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा, कौन सा? निर्यात तैयारी सूचकांक 2020, उसमें भी टॉपर कौन रहा था? गुजरात रहा था। और सोलर रूफ टफ इंस्टॉलेशन इंडेक्स 2020 में भी कौन टॉप पर रहा था? गुजरात टॉप पर रहा था। तो ये सारे इंडेक्स में गुजरात की रैंकिंग आप याद रखेंगे। अब हम शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस WHO के द्वारा 10 सितंबर को मनाया जाता है। 2019 में भारत में कितने? 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। ये किसका डाटा है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। लखनऊ के चौक चौराहे का नाम लालजी दास टंडन, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, उनके नाम पर रखा गया। इनका निधन हो चुका है। अरुण जेटली के नाम पर राज्यसभा के कर्मचारियों की कल्याण योजना, राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। फरीदाबाद इंटरनेशनल मैनेजमेंट का जो कंपनी है ऑफिस, उसका नाम क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कर दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। विनेश फोगाट, रानी रामपाल, मनिका बत्रा, तीनों को क्या मिला है? 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए। अब 5 लोगों को मिला है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो दो कौन से लोग हैं जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ये 3 लोग हो गए, बाकी 2 का नाम आप कमेंट करके बताएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ईज ऑफ 2.0 इंडेक्स में जो किसने जारी किया था? बैंक एसोसिएशन ने जारी किया था, शीर्ष पर रहा है। कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड हाल ही में जारी किया है। HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है। कला नारायण स्वामी सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेद प्रकाश दुजेदा इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। कृतिका पांडे कॉमनवेल्थ क्षेत्र के शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया। ये लेखिका है, छोटी स्टोरीज लिखती है और इन्हें सम्मानित किया गया है। किसान सहाय योजना गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। सी प्लेन सेवा पहली बार कहां प्रारंभ हुई? गुजरात में प्रारंभ हुई है। सैनिटाइजिंग पैनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना था देश में? अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में मिलेगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत का कौन सा है? गुजरात। और दक्षिण भारत की बात होगी तो आंध्र प्रदेश होगा। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर किस राज्य में है? तो गुजरात में है। देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात में है। 5 राफेल विमानों को औपचारिक रूप से वायुसेना स्टेशन अंबाला में शामिल कर लिया गया। 36 राफेल विमान कब तक देगा फ्रांस भारत को? 2021 तक देगा। समझौता कब हुआ? 2016 के समझौते के अनुसार 59,000 करोड़ का ये समझौता किया गया है। ओके, इन 36 में से 30 फाइटर जेट होंगे और 6 ट्रेनर जेट होंगे। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्तमान में इसके चीफ कौन है? राकेश सिंह भदौरिया हैं। माय IAF ऐप भारतीय वायुसेना द्वारा प्रशिक्षण और जानकारी के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2020 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितनी बताई है? -9% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। फिच रेटिंग ने कितनी बताई थी? -10.5। इंडिया रेटिंग ने बताई थी -11.8%। SBI ने बताया था -10.9%। गोल्डमैन सैच, ये हमने कल ही देखा था, इसने बताया था -14.8%। और NSO ने बताया था -23.9%। तो सभी का आपको अनुमान याद रखना है। एग्जाम में आपसे किसी का
ऐसा भी पूछा जा सकता है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के मध्य पहली त्रिपक्षीय वार्ता संपन्न हुई है हाल ही में। महिला पेशेवर फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर फुटबॉलर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये बेथानी को मिला है। कहाँ की फुटबॉलर है ये? इंग्लैंड की फुटबॉलर है। तेलंगाना राज्य के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सी पार्थ सारथी बने हैं। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगवान श्री राम एयरपोर्ट रखने का यूपी सरकार ने घोषणा की है। आईसीसी T20 रैंकिंग 2020 में ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या रही है? शीर्ष स्थान पर रही है। रूस में कोरोना को टीके को आम जनता के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? मुरैना, ने 22 बांस समूहों को 9 राज्यों में लॉन्च किया है बांस उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ओके, तो याद रखिएगा आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, इन्वायरमेंट में वृद्धि के लिए योग्य स्टार्टअप, जो कृषि के क्षेत्र में कोई नई टेक्निक बना रहे हैं उन स्टार्टअप को, एनवायरनमेंट के क्षेत्र में बना रहे हैं उन स्टार्टअप को, ओके, तो उन्हीं स्टार्टअप को कितनी राशि प्रदान की जा सकेगी? लोन के रूप में 50 करोड़ रुपए प्रदान की जा सकेगी। अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में 7,500 करोड़ रुपए में 1.75% हिस्सेदारी या शेयर खरीद लिए हैं। ओके, याद रखिएगा सिल्वर लेक। इंग्लैंड के खिलाड़ी डेविड मलान आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में क्या है? विश्व में प्रथम स्थान पर है, तो ये भी आप याद रखेंगे। भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को हाल ही में चिट्ठी लिखी है। मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ पीएम स्वनिधि संवाद को हाल ही में संपन्न किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने सैरेमिक उद्योग को गैस बिल, जो गैस यूज होती है उसके बिल में कितने प्रतिशत की छूट दी है? 16% की छूट दी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार अगले 5 वर्षों में सिंचाई के अंतर्गत 16 हेक्टेयर भूमि को कवर करने का लक्ष्य रखा। जो सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं उनके माध्यम से कितने हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रखा गया? अगले 5 वर्षों में 100 हेक्टेयर, ये 16 नहीं है 100 हेक्टेयर होगा, है ना, 100, ये से ठीक कर देंगे हम पीडीएफ में। तमिलनाडु के विरुधुनगर को केंद्र सरकार के द्वारा राज्य का पूर्ण डिजिटल इकोनॉमी वाला जिला घोषित कर दिया गया है। पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी वाला जिला घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लखनऊ में सैनिटाइजेशन ऑन वन कॉल सर्विस प्रारंभ की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति कार्यक्रम को संबोधित किया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह के लिए विश्वविद्यालय के परिसर में टाइम कैप्सूल की स्थापना करेगा। कब? दिसंबर 2020 में। शुद्धि बास्केट हाल ही में लॉन्च किया गया, जो फल और सब्जियों को क्या करेगा? वायरस से मुक्त करेगा। अयोध्या, सोनभद्र, चित्रकूट में नए एयरपोर्ट बनाए जाने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और योगी आदित्यनाथ के मध्य चर्चा हो रही है। मतलब ये चर्चा हो रही है, मतलब ये 3 स्थान क्या बन जाएंगे? अब एयरपोर्ट बन जाएंगे, याद रखिएगा आप लोग। ओके, हम फिर डिस्कस भी करेंगे इसे। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की बैठक 2020 में कहाँ आयोजित हुई? रूस, मॉस्को में आयोजित हुई। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के मध्य 5 बिंदुओं पर 5 पॉइंट प्लान तैयार किया गया है। तो मैं आपको शॉर्ट में ये 5 पॉइंट प्लान जो तैयार किया गया है उसे डिस्कस कर लेती हूँ, जिससे भारत और चीन के मध्य क्या होगा, जो तनाव है उसे कम करने की कोशिश की गई। आप बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। पेंगोंग लेक अभी जो विवाद है उन्हें डिस्प्यूट में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। ये पहला पॉइंट है कि भाई वो विवाद है तो उसे मतलब मेन विवाद में शामिल नहीं किया जाएगा। ओके, दूसरा है कि जो करेक्ट कंसोलिडेशन, जो भी दोनों देशों के लिए अच्छी स्थिति हो या जो पहले वाली स्थिति हो उसमें लाया जाएगा। ओके, बातचीत के माध्यम से। तीसरा पॉइंट है भारत और चीन ने 1996 में जो समझौता किया था, ठीक है, 2005 में जो शांति समझौता किया था और सीमा विवाद को निपटाने के लिए जो समझौता किया गया था, 1993 में एग्रीमेंट किया गया था एलएसी के लिए, 1996 में हथियार रखने लेकिन चलाएंगे नहीं का समझौता किया गया था। मतलब ये है कि जितने भी समझौते किए गए थे उन समझौतों का बारीकी से पालन किया जाएगा, लेकिन चीन ने ही इसका उल्लंघन किया है। आप लोगों को याद हो जो 1996 का है समझौता, उसके अनुसार हथियार रखेंगे लेकिन चलाएंगे नहीं, और चीनी सेना ने हवाई फायरिंग की थी अभी। ओके, ये उन्होंने उल्लंघन किया है, तो ये सारे को माना जाएगा। ओके, और 2012 का जो एग्रीमेंट है उसमें क्या होगा,
के ऑफिसर लेवल की बातचीत होगी, मिलिट्री ऑफिसर हैं उनके स्तर की बातचीत होगी अगर कोई भी स्थिति आती है तो उसमें क्या है, अभी आप लोगों ने सुना भी होगा न्यूज में, ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत होती है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है, जैसा भी हो सब अच्छा करने का प्रयास बातचीत के माध्यम से ही किया जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पर फिंगर 8 जो वैली, पेंगोंग वैली है, उसके बारे में भी कोई बात नहीं कही गई, क्योंकि यहाँ पर चीन ने क्या करके रखा है, इसके जो दक्षिण का क्षेत्र है उस पर कुछ अधिकार करके रखा है जो हमारा था। और भारत ने क्या कर लिया है, अभी जो फिंगर 4 हिल्स है उसको अभी कैप्चर कर लिया, जो झड़प हुई थी उसमें, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत और जापान के मध्य लॉजिस्टिक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है लॉजिस्टिक एग्रीमेंट? देखिए लॉजिस्टिक एग्रीमेंट में क्या होगा, भारत और जापान दोनों ही इनके जो एयर बेस होते हैं उसका उपयोग कर सकेंगे, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को और कभी जब होगा तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। आप फिलहाल याद रखिए कि जो एयरवेज है उसका दोनों सेनाएं यूज कर सकेंगी रसद पहुंचाने के लिए, फ्यूलिंग के लिए, ओके, सेल्फ डिफेंस के लिए, तो इन सभी चीजों के लिए। जैसे हमारा जो द्वीप है, कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप, उसका जापान उपयोग कर सकेगा, और जापान के जो द्वीप हैं, ठीक है, वो उसका हम उपयोग कर सकेंगे। जैसे जिबूती जो देश है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, उसका जो एक एयरबेस जापान का वहां बना हुआ है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग भारतीय वायुसेना या भारतीय नेवी कर सकती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए, 100 गोल करने वाले। तो इसका आंसर आप लोगों को देना है। कल का आंसर दिया था इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 किसे मिला है, एटनबर्ग को मिला है। तो ये आंसर दिया था मुकेश गुर्जर ने। वेरी गुड मुकेश, ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, मेहनत पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।